हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसकी विविध प्रश्नमाला का एग्जाम्पल जो है वो सोल्व करेंगे। तो देखते हैं जो आज हमें एग्जाम्पल सोल्व करने हैं उनमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल 25 नंबर हमें मिला है ये क्या कह रहा है। भाई इसमें हमें एक आइडेंटिटी फंक्शन यानी तत्समक फलन दे रखा है। देखिए वो जो तत्समक फलन है वो हमें किस प्रकार से दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। हल 25 का हमें बोला गया है कि जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है तत्समक फलन आई एन, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में एन लिखा है, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है, यानी इसमें इनपुट जो है आपको एन डालना है, आउटपुट भी इसमें एन ही आने वाला है। बस इसका इतना सा ही मतलब है। यानी तत्समक जो फलन है वो आपका प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में परिभाषित है बिल्कुल। और किस प्रकार है वो भी देख लीजिए। वो ये बोला गया है 1 मिनट, उसमें आपको बोला गया है स्टूडेंट जो वो हम लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ कि आई एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी हमें जो ये इनपुट डालना है एक्स वो प्राकृत संख्या एन में से डालना है। और आइडेंटिटी फंक्शन की खास बात और सुन लीजिए आप लोग कि भाई आइडेंटिटी फंक्शन की खास बात यही होता है, हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यानी वार्तालाप कर चुके हैं कि ये ऐसा फंक्शन होता है अगर इसमें आप जो इनपुट देते हैं वही आपको आउटपुट में मिल जाता है, वही आपको आउटपुट में मिल जाता है, यानी जो डालेंगे वही निकल के आएगा। ठीक है, तो आउटपुट अगर हमारा जो है आउटपुट को अगर हम y मान लें तो फंक्शन जो बनता है आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है y इजिकल्स टू एक्स, y इजिकल्स टू एक्स। क्योंकि इनपुट x दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है x आ रहा है, तो अगर हम आउटपुट को y से प्रदर्शित करें तो y इजिकल्स टू एक्स। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा तत्समक फलन। अब आपको बोला गया कि सिद्ध कीजिए कि ये जो तत्समक फलन है आई एन ये आच्छादक है। तो बिल्कुल इजीली हम ये बात प्रूव कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक तीर आलेख बना रहा हूँ शानदार सा। ठीक है, यह आपका नेचुरल नंबर है और इस साइड भी आपके पास जो नेचुरल नंबर है। और ये जो आपका फंक्शन है जिसको हमने आई से डिनोट किया है, या आई जो सब स्क्रिप्ट में एन लिखा है। ठीक है, अगर हम जो है इसमें एक्स इनपुट डालेंगे, कैसा इनपुट डालेंगे एक्स इनपुट डालेंगे, तो एक्स पे फंक्शन आई एन का मान आपको पता ही है क्या होगा, आई एन एक्स होगा। क्या होगा भैया आई एन एक्स। ठीक है, और आई एन एक्स इजिकल्स टू क्या दे रखा है एक्स दे रखा है, तो लिख दीजिए यहां एक्स। बेसिकली हम लोग आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो ये अपना जो प्रांत है इसके जो एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं और इसको हम आउटपुट जो होता है सह प्रांत इसके एलिमेंट्स को हम y कंसीडर करते हैं जनरल रूप में, इन जनरल फॉर्म। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है कि आच्छादक के लिए हम फंक्शन को क्या मानते हैं y इजिकल्स टू एफ एक्स, y इजिकल्स टू एफ एक्स। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं आच्छादक फलन के लिए जांच करेंगे तो आच्छादक फलन के लिए हम अगर जांच करें तो लिख लीजिए माना y इजिकल्स टू आई एन एक्स।
y इजिकल टू क्या लिख देंगे, आई एन एक्स, और आई एन एक्स इजिकल टू आपको क्या दे रखा है, एक्स। तो आपके पास क्या हो गया यहाँ से, y इजिकल टू एक्स, या आप ऐसे लिख सकते हैं x इजिकल टू वाई। तो इसका क्या मतलब है कि भाई ये आपका क्या है, सह प्रांत है। सह प्रांत में y के प्रत्येक मान के लिए, जहां पे y कहां से लेंगे आप, नेचुरल नंबर में से लेंगे, किस में से लेंगे, प्राकृत संख्या में से लेंगे। तो सह प्रांत में y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में x का मान विद्यमान है। तो यहां पे आप लैंग्वेज बना के लिख दीजिए, और ये जो आपका पोर्शन है इसको आप बेसिक वाला इसको हटा लीजिए। तो यहां पे आप लैंग्वेज के रूप में लिखिए, चूंकि प्रत्येक y के लिए x विद्यमान है, प्रत्येक y के लिए x विद्यमान है, अर्थात इसका मतलब ये हो गया, अर्थात सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, विद्यमान है। अतः फलन आच्छादक फलन है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में जो है अच्छे से बना के लिखना है। बाकी तो डायरेक्टली आपको पता ही है कि भाई y इजिकल टू एक्स है, इसलिए कैसा है, आच्छादक है, लेकिन कुछ लैंग्वेज भी तो बना के लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिख दीजिए। आगे बोला गया है, सेकंड केस और देखा है कि जो आपको फंक्शन है कि एक केस और है, जो एक क्वेश्चन इसमें और है कि जो आपका अगर जो ये तत्समक फलन है इस प्रकार हो, आई एन प्लस आई एन ऑफ एक्स, ठीक है, इजिकल टू आई एन ऑफ एक्स प्लस आई एन ऑफ एक्स इजिकल टू 2x इजिकल टू 2x। तो क्या ये आच्छादक है क्या, तो इस स्थिति में इसके आच्छादक होने की जांच करनी है, ठीक है। तो आच्छादक के लिए हम लोग क्या मानते हैं, आपको पता ही है कि फंक्शन जो होता है उसको y इजिकल टू मान लेंगे। तो लिखेंगे माना y इजिकल टू, ये जो फंक्शन दे रखा है 2x, हम लोग कैसे लिखते हैं, y इजिकल टू एफ एक्स, ऐसे ही तो लिखते हैं ना आच्छादक के लिए, y इजिकल टू डेफिनेशन के अनुसार एफ एक्स, ऐसे ही लिखते हैं। तो यहां पे हमने y इजिकल टू ये जो फंक्शन किस प्रकार दे रखा है 2x के रूप में, तो लिख दिया 2x। अब ध्यान से देखिए, यहां से देखिए x इजिकल टू क्या हो जाएगा, y बट्टे 2, ठीक है। और y का जो मान है वो आप कहां से ले सकते हैं, आप कहेंगे सर हम y का मान जो है वो प्राकृत संख्या में से ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए। तो यहां लिखिए, यदि, आगे लिख रहे हैं हम, यदि y बराबर आप कितना ले लें 1, तो जो आपका x है वो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/2 बताइए नेचुरल नंबर में होता है, आप कहेंगे नहीं सर नो, तो आप लिखेंगे x इजिकल टू 1 देन y इजिकल टू 1/2 आया, ठीक है, आ रहा है आपका। तो x इजिकल टू 1/2 आया,
तो इसलिए लिख दीजिए चूंकि x संबंधित है किससे, n से, नेचुरल नंबर में से होना चाहिए x, यहाँ पे x किस में से होना चाहिए, नेचुरल नंबर में से होना चाहिए। तो x का मान कितना आ रहा है 1/2, इसलिए x इज इक्वल टू 1/2 संभव नहीं है। x इज इक्वल टू 1/2 संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, देखिए स्टूडेंट, कि जो ये अपना सह प्रांत है, इसमें जब हम y के जो वैल्यूज हैं वो विषम संख्याएं लेंगे, कैसी 1, 3, 5 इत्यादि, तो उनके लिए जो अपना ये प्रांत है उसमें पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं होगा, इसलिए आच्छादक नहीं है। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, देखिए हम लोग आपको बना के लिख देते हैं। तो लैंग्वेज का जो है आपको ख्याल रखना है लिखने का, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए चूंकि सह प्रांत में विषम संख्याओं का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं होगा, इसलिए फलन आच्छादक फलन नहीं है, फिर देख लीजिए हमारा जो फंक्शन है वो किस प्रकार बनेगा, वो बन जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स से कितना वैल्यू है 2x, तो y इज इक्वल टू 2x बन गया। अगर हम इसको ऐसे लिखे x इज इक्वल टू y/2, तो y का वैल्यू कहां से लेंगे, ये रही, यानी y क्या है, सहप्रांत है, और वो किस में परिभाषित है, प्राकृत संख्याओं में, तो y का वैल्यू प्राकृत संख्याओं में से लेंगे ना, ठीक है। तो अगर हम y का वैल्यू 1 ले लें तो x कितना बनेगा 1/2, लेकिन x जो है वो 1/2 नहीं हो सकता, कारण कि जो आपका प्रांत है वो प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्याओं में, यानी प्रांत और सहप्रांत दोनों प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में परिभाषित है, तो इसलिए x है ना 1/2 नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो जब हम y यानी y का वैल्यू 1, 3, 5 यानी विषम संख्याएं लेंगे, ठीक है, यहां लिखा है ना कि सह प्रांत में विषम संख्याओं के लिए, तो उस स्थिति में उनका जो है प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब मौजूद नहीं होगा, इसलिए ये कैसा फलन है, ये आच्छादक फलन नहीं है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में लिखेंगे लैंग्वेज बना के। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग, उदाहरण 26, इसका हल बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 26 का। हमें बोला गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स द्वारा प्रदत्त फलन जो है वो जो फलन जो है वो 0 से π/2 क्लोज इंटरवल से रियल नंबर में डिफाइन है, और एक अन्य फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, वो जो है फलन जी वो 0 से π/2 क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल जिसमें 0 और π/2 दोनों शामिल हैं से रियल नंबर में परिभाषित है, ठीक है। इस पे विचार करना है कि भाई ये एक की है या नहीं। तो आगे लिखा है विचार कीजिए, फिर बोला सिद्ध कीजिए कि f तथा g एक की है परंतु f प्लस g एक की नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं पहले एक की फलन की बात कर लेते हैं, और वो भी किसके लिए, साइन के लिए। तो लिख लेते हैं सबसे पहले जो आपको दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और जो आपका जो है फलन f ये 0 से
π/2 क्लोज इंटरवल से रियल नंबर में परिभाषित है। तो लिखते हैं हमेशा की तरह, माना माना ठीक है स्टूडेंट, एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। यहां से हम लिख देंगे साइन x1 इज इक्वल टू साइन x2, या हम ऐसे लिख सकते हैं x1 बराबर x2, x1 बराबर x2, इसलिए लिख दीजिए, इसलिए फलन एकेकी है। भाई ये एकेकी तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे दूसरे की जो जांच करते हैं, आपको नेक्स्ट जो दे रखा है वो दे रखा है gx इज इक्वल टू कोस एक्स। तो इसको भी मान लीजिए, माना f, इसको f क्यों मान रहे हैं, g में दे रखा है तो लिख लीजिए g x1 इज इक्वल टू g x2। ठीक है, यहां से लिख देंगे कोस x1 इज इक्वल टू कोस x2, या हम लिख सकते हैं x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। ठीक है, तो ये भी क्या है, एकेकी तो है, इसलिए जो है फलन एकेकी है। 10.2 में जो है हमने बहुत से क्वेश्चन किए हैं ऐसे। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोला है कि f तथा g यानी f प्लस g ये एकेकी नहीं है। तो इसके लिए अब हम बना के चेक करते हैं कि ये एकेकी है या नहीं। तो नेक्स्ट जो जांच करनी है स्टूडेंट, वो हमें करनी है f प्लस g एकेकी नहीं है। अब पहली बात तो ये कि जो ये अपना फंक्शन बनेगा f प्लस जी ऑफ x, ठीक है, ये कहां से कहां डिफाइन होगा, क्योंकि ये दो फंक्शनों का क्या है, योग है। इसलिए ये जो फंक्शन है ये भी जो आपका है 0 से π/2 क्लोज इंटरवल से रियल नंबर ही डिफाइन होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये बात है कि f प्लस जी जो है ये भी 0 से π/2, ठीक है, कौन से इंटरवल में, क्लोज इंटरवल, यानी जिसपे 0 और π/2 दोनों वैल्यू शामिल है और इनके बीच की भी शामिल है, से रियल नंबर डिफाइन होगा। अब हम बात करते हैं, इसको जो है आप ऐसे लिख सकते हैं आगे, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, और यहां से ये बन जाएगा f(x) क्या है आपके पास दे रखा है sin x, और gx हो गया cos x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की दे दीजिए इसको, ये इस प्रकार से बनेगा, योग बोला है ना f प्लस जी। ठीक, अब हम जांच करते हैं, देखिए स्टूडेंट, हम 0 पे इस फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। तो लिख लेते हैं, जब x बराबर 0 तो साइन x प्लस कोस x से, देखिए साइन 0 प्लस कोस 0, साइन 0 का वैल्यू तो 0, लेकिन कोस 0 का कितना 1, देन वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, यानी 0 पे फलन का मान, 0 डिग्री पे फलन का मान कितना आ गया 1 आ गया। दूसरा देखिए सेकंड केस, जब हम x का वैल्यू π/2 लें तो देखिए साइन x प्लस कोस x से साइन π/2 प्लस कोस π/2
साइन पाई बाई टू 1, कोस पाई बाई टू 0, देन कितना आ रहा है 1 आ रहा है। कितना आ रहा है स्टूडेंट 1 आ रहा है। इसका मतलब आप देखिए कि भाई इसका मतलब क्या है कि भाई 0 पे और पाई बाई 2 पे दोनों जगह वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की 1 आ रही है। इसका मतलब ये x के दो मानों के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि प्रांत जो है आपका उसमें दो अवयव सह प्रांत के एक अवयव से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कैसा हो गया, इसलिए ये जो है आपका मेनी वन हो गया, बहु एक हो गया। तो यहां लिखिए चूंकि प्रांत के दो मानों के लिए सह प्रांत में एक ही मान प्राप्त हो रहा है, अतः फलन एक की नहीं है। अतः फलन एफ प्लस जी एक की नहीं है, एक की नहीं है। तो काफी सिंपल टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट, बिल्कुल इजीली आप इस प्रकार से इसको एग्जाम में बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, नोट कर लें आप इसको स्टार कैटेगरी में। अब हम विविध प्रश्नमाला जो है उसका क्वेश्चन जो है फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। हमें जो एक फलन जो है एफ एक्स इजिकल्स टू दे रखा है, यहां लिख लेते हैं सबसे पहले हल। फर्स्ट हमें फलन जो है एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स बटे 1 प्लस मोड एक्स, 1 प्लस मोड एक्स या मापांक एक्स, ये हमें फलन दे रखा है। और x जो है वो बोला गया है कि आपका जो x है वो संबंधित है किससे, रियल नंबर से। और दूसरी खास बात क्या है कि जो फलन है आपका वो रियल नंबर से जो है परिभाषित है, रियल नंबर 2 -1 से 1 के मध्य, यानी रियल नंबर से -1 और 1 के मध्य परिभाषित है, जिसमें -1 और 1 इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है भाई, ये आपको दे रखा है और ये कह रहा है कि इसकी एक की आच्छादक होने की जांच करो। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से हम बना सकते हैं इसको। थोड़ा सा टाइम लेगा ये पर्सन, तो देखिए ध्यान से देखना। लेकिन एक की फलन हम लोग जो है हमेशा की तरह ही क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, माना एफ x1 इजिकल्स टू एफ x2। ठीक है, तो यहां पे जो है लिखिए फिर x1 बट्टे 1 प्लस मोड x1 बराबर x2 प्लस मोड x2। अब आप तिरछा गुना कर दीजिए इसको स्टूडेंट। तो जब हम तिरछा गुना करेंगे तो x1 मल्टीप्लाई 1 प्लस मोड x2 इजिकल्स टू x2 मल्टीप्लाई 1 प्लस मोड x1। सोल आउट करेंगे अंदर की तरफ, तो x1 प्लस x1 मापांक x2 बराबर x2 प्लस
x2 मापांक x1। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको हल और कर लेते हैं। तो x1 इस x2 को इस साइड ले आते हैं, तो माइनस x2 इज इक्वल टू x2 मापांक x1, इस पक्ष को उस साइड ले आते हैं, माइनस x1 मापांक x2, इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आपको एक बात बताते हैं। इस साइड देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पे x1 बराबर x2 है मोड में हो तो भाई इसको अगर मैं मोड हटाता हूं दोनों साइड से तो कितने केस बनने चाहिए? आप कहेंगे सर 4 केस बनने चाहिए, कि या तो x1 और x2 दोनों क्या हो प्लस प्लस, या x1 और x2 दोनों क्या हो माइनस माइनस, या x1 प्लस x2 माइनस, x1 माइनस x2 प्लस। इस प्रकार से 4 केस बनेंगे। यानी मापांक को हटाने के कितने तरीके, इन दोनों साइड मापांक है यहाँ पे, तो कैसे हटा सकते हैं? 4 केस ये लेके हम चेक कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये 4 केस हम यहाँ पे लेंगे और चेक करेंगे कि भाई कौन से केस में जो है एक एक की है और कौन से में नहीं है, कौन सा संभव नहीं है, और संभव नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम लेते हैं यहाँ पे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, जब x1 भाई, जब x1 धनात्मक, हिंदी में लिख देते हैं x1 धनात्मक, या x1 व x2 दोनों धनात्मक ले लेते हैं फर्स्ट केस में। जब x1 व x2 दोनों धनात्मक हो, कैसे हो? दोनों धनात्मक हो, तो देखिए ध्यान से, हो तो समीकरण 1 से, कितने से? समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x2, इसको भी पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये क्या लिख देंगे? x1 भी पॉजिटिव ले रहे हैं और x2, तो मापांक के अंदर सिर्फ डालना है हमें वैल्यू। यहाँ पे पहले हम कहाँ डालेंगे? मापांक के अंदर ही डालेंगे। तो मापांक के अंदर हमने, यानी मापांक फलन में x1 और x2 देख लीजिए, x1 व x2 दोनों को धनात्मक लेने का मतलब यह है कि मापांक फलन के अंदर हम इनको पॉजिटिव ले रहे हैं दोनों को। ठीक है, तो यहां पे मैंने x1 को पॉजिटिव ले लिया और यहां पे x2 को क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया। तो ये तो मेरा कितना हो जाएगा? ये पोर्शन 0। तो यहां से x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, या x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। और जब हम फंक्शन को जो है f(x1) बराबर f(x2) मान के चलें और x1 बराबर x2 आ जाए तो फलन कैसा होता है? एक की, तो लिख दिए, इसलिए फलन एक की है। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब आपको मापांक फलन का डेफिनेशन आना चाहिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव किसी को अगर नहीं समझ में आए तो देखिए भैया, मापांक x, ये जो फलन है इसको किस प्रकार से आप पीस वाइज जो है टुकड़ों में किस प्रकार तोड़ते हैं? कि भाई जब x पॉजिटिव है इसका मतलब यह है कि x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और x नेगेटिव है इसका मतलब x लेस देन क्या है? 0 है। ठीक है भाई, बेसिकली जो ये आपका मापांक फलन है, मापांक f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x, ये काम क्या करता है स्टूडेंट? ये देख लीजिए आप, ये कार्य क्या करता है। यानी इसके अंदर आप जो भी वैल्यू डालते हैं उसको ये पॉजिटिव करने का ही काम करता है। तो इसका मतलब आप इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो वो पॉजिटिव दे रहा है, आप नेगेटिव डाल रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? तो उस स्थिति में वो नेगेटिव साइन से उसको गुना कर रहा है। तो अगर x का जो वैल्यू है, x जो है सॉरी,
x जो है 0 से छोटा है, x जो है 0 से छोटा है तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव साइड यहां पे पहले से, तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है मापांक के अंदर मापांक फलन को चिन्हों के साथ इस प्रकार से आप पीस वाइज लिखते हैं। ये आपने कक्षा 11 में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट इसका जो है नेक्स्ट केस देख लेते हैं हम लोग, पहले केस सेकंड ले लेते हैं इसके अंदर। केस सेकंड, जब x1 व x2 दोनों x1 व x2 दोनों आपके कैसे हो, नेगेटिव हो, दोनों ऋणात्मक हो, x1 व x2 दोनों कैसे हो, ऋणात्मक हो, तो समीकरण 1 से देखिए, तो समीकरण 1 से देखिए x1 माइनस x2 बराबर x2, यहां पे हम एक मापांक के अंदर x1 का वैल्यू कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, यानी मापांक x1 की जगह हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव x1 लिखेंगे, ठीक है, माइनस x1 और मापांक x2 की जगह क्या लिख देंगे, नेगेटिव x2, ठीक है। तो ध्यान से देखिए x1 माइनस x2 माइनस x2 x1 माइनस और माइनस प्लस x1 x2, ये और ये कैंसिल, तो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, और यहां से क्या हो गया x1 बराबर x2, यहां से क्या आ गया x1 बराबर x2 आ गया। स्टूडेंट क्लियर हो जाना चाहिए आपको बिल्कुल। तो इसलिए फलन कैसा है, इसलिए फलन एक की फलन है, इसलिए फलन कैसा है, एक की फलन है। अब दो केस और है, उन दो केस को हम लोग और बनाते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट केस नंबर 3 ले लेते हैं। जब x1 धनात्मक व x2 ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो, ठीक है। तो समीकरण 1 से देखिए, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखिए स्टूडेंट, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x2, x1 कैसा लिया हमने, धनात्मक पॉजिटिव, और x2 कैसा लिया हमने, x2 वैल्यू कैसी हमारी, आप कहेंगे सर x2 जो है अपना ऋणात्मक है। तो देन देखिए x1 माइनस x2, ये हो गया x1 x2 और ये प्लस यहां पे x1 है स्टूडेंट, ठीक है, x1 है, तो ये हो गया प्लस x1 x2। फाइनली जो सॉल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2x1 x2, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमने x1 को कैसा माना है, धनात्मक, और x2 को ऋणात्मक माना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ये वाला जो आपका फंक्शन है x1 माइनस x2, इसके बारे में विचार करते हैं, यानी वार्तालाप करते हैं x1 माइनस x2 के बारे में। देखिए x1 आपका धनात्मक है, x2 ऋणात्मक है, तो पॉजिटिव नंबर में से नेगेटिव नंबर घटेगा, ठीक है, तो बचेगा कैसा, पॉजिटिव, यानी ये जो नंबर है आपका ग्रेटर देन 0 है, ये से नो,
क्लियर। और इस नंबर पे बात करते हैं, तथा इस नंबर पे बात कीजिए। देखिए x1 पॉजिटिव, x2 नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को गुणा करेंगे, कैसा आएगा? नेगेटिव। तो यानी ये नंबर कैसा रिजल्ट देगा? कॉमन सेंस कह रहा है कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा। 2x1 x2 ये आपको कैसा रिजल्ट देगा? 0 से छोटा, यानी ऑल ओवर ऋणात्मक रिजल्ट देगा। अब दो नंबर बराबर हैं यहां पे देखिए, और एक पॉजिटिव है, एक कैसा है? इस साइड वाला जो है पॉजिटिव आ रहा है, इस साइड वाला नेगेटिव। तो ऐसा हो सकता है क्या कि दो नंबर बराबर हो, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो? ऐसा संभव ही नहीं है, ये बात गलत है। तो अतः x1 माइनस x2 बराबर 2x1 x2 है संभव स्थिति है। ये कैसी स्थिति है? असंभव स्थिति है भाई। ये स्थिति जो है संभव नहीं है। अब जो केस नंबर 4 है आपका, उस पे हम वार्तालाप और कर लेते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसका जो लास्ट केस है उसको सोल्व करते हैं। केस नंबर 4 में हमने क्या लिखा है कि भाई x2 जो है वो धनात्मक है और x1 क्या है? ऋणात्मक। पिछले केस में हमने x1 को धनात्मक माना था, इस केस में हमने x1 को ऋणात्मक मान लिया और x2 को धनात्मक। तो देखते हैं समीकरण 1 से क्या होगा। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x2, x1 आपका कैसा है? आप कहेंगे सर ऋणात्मक, तो माइनस x1, और x2 को आपने कैसा माना है? धनात्मक, तो यहां पे क्या लिख देंगे? प्लस x2। यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? x1 माइनस x2, ये माइनस x1 x2, ये माइनस x1 x2, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस 2 x1 x2। ये स्थिति आपके पास बनेगी। अब इस स्थिति पे चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए x1 माइनस x2, x1 कैसा है? आप कहेंगे सर x1 ऋणात्मक है और x2 धनात्मक है, लेकिन धनात्मक संख्या माइनस से गुना होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव, तो ऑल ओवर कैसा रिजल्ट देगा? नेगेटिव, यानी 0 से छोटा। तो इसलिए जो है, जो आपका ये जो है x1 माइनस x2 ये 0 से छोटा है, यानी नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। दूसरा देखिए, x2 धनात्मक, ये पॉजिटिव, x1 ऋणात्मक, तो यहां पे x1 का वैल्यू नेगेटिव आएगा और यहां पे पहले से नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ऑल ओवर। इसका मतलब ये जो आपका है माइनस 2 x1 x2 ये कैसा रिजल्ट देगा आपको? ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 0 रिजल्ट देगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, हाँ या ना? अतः यह स्थिति भी संभव नहीं है। यह स्थिति संभव नहीं है। भाई कैसे संभव नहीं है? क्यों संभव नहीं है? क्योंकि देखो ये जो पक्ष है ये तो आपका 0 से छोटा आ रहा है, ये 0 से बड़ा, तो 0 से छोटा मतलब इस साइड की संख्या ऋणात्मक और इस साइड की धनात्मक, और फिर वो दोनों बराबर हो। तो भाई बराबर तो हो सकती है, लेकिन एक साइड की ऋणात्मक हो और एक साइड की धनात्मक हो तब बराबर थोड़ी हो सकती है, नहीं। तो ये स्थिति संभव नहीं है। तो हमारा जो केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड था उसके आधार पे हम लिख देंगे, अतः फलन एक फलन है। कैसा है? एक की फलन है। अतः फलन ऑल ओवर क्या है? एक की है भाई। तो आपको जब एग्जाम में आए तो ये चारों केस ही सोल्व करने, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, अभी आच्छादक का और है तो उसको और बनाते हैं स्टूडेंट, आच्छादक वाले केस को और बनाते हैं। अब स्टूडेंट इसका देखते हैं, किसके लिए? आच्छादक के लिए इसको देखते हैं। तो लिखिए यहां पे जो है आच्छादक
फलन। इस पे अब हम वार्तालाप कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें जो आच्छादक के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं, माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है भाई। तो यहां पे हमें दो केस मानने पड़ेंगे, क्योंकि जो फंक्शन है वो मापांक फलन है, तो x का मान हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, तो वो हम मान लेते हैं यहां। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो आपका फंक्शन है देखिए एफ एक्स, वो हो जाएगा x ओब्लिक 1 प्लस एक्स, क्लियर। अब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, y, तो यहां y लिख देते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स। अब भाई हम करेंगे क्या बेसिकली, वो देख लीजिए। मेरा टारगेट ये है कि ये जो फंक्शन मेरे पास इस साइड x में है, मैं इस साइड इसको y में बनाऊं। किस में बनाऊं, y में बनाऊं, और फिर वैल्यूज यहां पे डाल दूं और सोल्व करूं, तो फाइनली मुझे y प्राप्त हो जाए। और अगर मुझे y प्राप्त हो गया तो मैं बोल दूंगा फलन क्या है, आच्छादक है। तो देखिए किस प्रकार करूंगा, देखिए इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। इस पक्ष को उस साइड ले जाएं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स, आप यहां से कॉमन ले लीजिए 1 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया y बट्टे 1 माइनस y बट्टे 1 माइनस वाई। ठीक है भाई, क्लियर। मैंने क्या किया, मैंने इस फंक्शन को जो है y के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसका क्या करूंगा, इस फंक्शन को मैं यहां पुट करूंगा, कहां पुट करूंगा, वो यहां पे पुट करूंगा और उससे y रिजल्ट लाऊंगा। अगर y रिजल्ट आ गया तो मैं लिख दूंगा फलन आच्छादक है। तो इसको इसमें पुट करते हैं, ठीक है भाई। तो f y 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह y बट्टे 1 माइनस वाई, 1 प्लस वाई बट्टे 1 माइनस वाई, सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाला पक्ष जो है y बट्टे 1 माइनस वाई, और नीचे का जो लिखिए लघुत्तम बन जाएगा 1 माइनस वाई। इसके नीचे कितना है 1, तो ये 1 माइनस वाई ऊपर गुना कर दो प्लस वाई, और इस साइड अपना क्या चल रहा है y 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कट गया, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो फाइनली आपके पास f y 1 माइनस वाई इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ गया, y आ गया, ठीक है। और y किससे संबंधित है वो लिख लीजिए, तथा y संबंधित है किससे, -1 से 1, ठीक है भाई। बिल्कुल यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपके पास एक केस और है, उसकी जांच और कर लीजिए भाई, आप लगे हाथ। देखिए केस सेकंड, केस सेकंड, ठीक है। जब x क्या हो लेस देन 0, तो जो मॉडुलस फंक्शन है वो कैसे लिखूंगा, वो लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बट्टे 1 माइनस एक्स, यानी मैं मोड x का जो है उसका मान नेगेटिव लूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत ये नहीं होनी चाहिए। अब जो है मैं फंक्शन, ठीक है, और आपको पता ही है माना y इज इक्वल टू क्या होता है
एफ एक्स, इसलिए जो है y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, x बट्टे 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये क्या हो गया y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, इस एक्स वाई को उस साइड ले जाइए, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, या y इज इक्वल टू आप y कॉमन ले लीजिए, सॉरी x कॉमन लीजिए, y कहां से कॉमन लेंगे, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, और यहां से आप लिख दीजिए x बराबर y बट्टे 1 प्लस वाई, y बट्टे 1 प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा स्पेस जो है वो बना लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है काफी, तो नेक्स्ट जो है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो देन यहां से स्टूडेंट आप x का वैल्यू जो है फाइनली जो आपके पास आने वाला है वो आ गया y बट्टे 1 प्लस वाई। ये जो आपके पास x का वैल्यू आया इसको यहां पुट कर दीजिए, ठीक है, और देखिए कि क्या रिजल्ट y आ रहे हैं। तो देन आपके पास हो जाएगा f y बट्टे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू y बट्टे 1 प्लस वाई बट्टे 1 माइनस वाई बट्टे 1 प्लस वाई। देखिए स्टूडेंट, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो y बट्टे 1 प्लस वाई, और यहां पे लघुत्तम कितनी 1 प्लस वाई, इसके नीचे कितना 1, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई माइनस वाई, इससे ये कट गया, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, ऊपर कितना बच जाएगा y। तो फाइनली जो है फंक्शन y बट्टे 1 प्लस वाई, इसका वैल्यू कितना आ गया y, और y जो है किससे संबंधित है, -1 से 1 में संबंधित है। अब लिख दीजिए अतः फलन आच्छादक फलन है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हमारा तरीका रहा कि भाई जब x जो है वो 0 से छोटा है तो मॉडुलस x नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो फंक्शन इस प्रकार बनेगा। आच्छादक के लिए हम y इक्वल टू fx मानते हैं, तो मान लिया इसको, फिर हमने क्या किया यहां से कि इसको जो हमने y में कन्वर्ट कर लिया, इस पूरी दी गई ये जो व्यवस्था है इसको y में बना लिया, इस वैल्यू को हमने इस फंक्शन में यहां पुट कर दिया, और देन हमने देखा कि क्या रिजल्ट हमारे पास y वापस आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो फाइनल क्या होता है, फिर इस स्थिति में हमने पढ़ा ये क्या आच्छादक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको हम बोल सकते हैं बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन ये। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, हमें बोला गया है कि फंक्शन जो दे रखा है एफ एक्स इज टू एक्स की पावर 3, क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स इज टू एक्स की पावर 3, और ये जो फलन हमारा वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया गया है, और हमें बोला गया है सिद्ध करो दिया गया फलन कैसा है, एक है। तो बिल्कुल करते हैं शुरू, लिखते हैं एक की फलन, और हमेशा की तरह ही हम इसको क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है हमने जो है 10.2 एक्सरसाइज जो थी हमारी, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें काफी क्वेश्चन ऐसे थे, और ऐसा ही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4th पार्ट है, वो 4th और 5th शायद वो हमने ऐसा बनाया है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे माना एफ x1 बराबर एफ x2, या लिख देंगे x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, या इसको आप लिख सकते हैं x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब बराबर 0। अब चूंकि आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए बी, इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए यहां से फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहां से ये जो फैक्टर है एक्स माइनस वाई, इसको आप 0 के बराबर रख दीजिए, तो यहां से x बराबर आपके पास आ जाएगा y। ठीक है, और ये जो स्थिति है ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये नॉट इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, और ये असंभव स्थिति है, होगी, x इज नॉट इक्वल टू 0 होगी, अतः असंभव स्थिति है। ये दी गई स्थिति क्या है, असंभव स्थिति है। अब आप में से पूछेंगे बहुत से कि सर ये असंभव स्थिति क्यों है, तो भाई इस पे हमने एकदम डिटेल से जो चर्चा की थी, इसको हमने द्विघात के अंदर कन्वर्ट भी किया था। तो जिसको भी समस्या हो, आप मेरे पुराने जो वीडियो है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 4 और 5 वो देख लें, उसमें मैंने एकदम इस केस को जो है डिटेल से समझाया भी है कि ये असंभव क्यों है। तो बिल्कुल ये असंभव स्थिति है। ठीक है, तो यहां पे x बराबर क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो यहां से हम लिख देंगे अतः फलन एक्की है, और अतः फलन क्या है, एक्की फलन है। अब स्टूडेंट काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, और छोटे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन डाल सकता है स्टूडेंट, बिल्कुल आपको इजीली ये आना चाहिए। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर जो है 3 हमारे पास। हमें दे रखा है कि एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो x जो है वो अरिक्त है, यानी वो रिक्त समुच्चय नहीं है। px क्या होता है, px स्टूडेंट घात समुच्चय होता है, पावर सेट। और घात समुच्चय किसे कहते हैं ये हम बता देंगे आपको भी, अगर नहीं पता है तो वैसे हमने कक्षा 11 में इसको पढ़ा है। जो x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है, तो समझ गए होंगे, लिख भी दिया बेचारे ने कि भाई जो सेट x है उसके जितने भी उप समुच्चय हैं उनको हम अगर एक साथ समुच्चय में लिख दें तो बनने वाला समुच्चय क्या होगा, x का घात समुच्चय कहलाएगा। फिर सुन लीजिए, जो अपने पास समुच्चय x है, ठीक है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं या समुच्चय x के जितने भी उप समुच्चय बने, समुच्चय x के जितने भी उप समुच्चय बने उनको एक साथ समुच्चय के रूप में लिख दिया जाए। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूं आपको, मान लीजिए मेरे पास सेट जो है x है वो 1,2 है। अब पहली बात तो इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n, तो 2 की घात 2 बराबर 4 उप समुच्चय बनेंगे। पहला फाई, फाई यानी रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक है, दूसरा आप कहेंगे सर 1, तीसरा 2 और चौथा 1,2। ये जो मैंने 4 समुच्चय लिखे हैं ये x के क्या है, उप समुच्चय हैं। ठीक है, अगर मैं इन सभी को एक साथ समुच्चय के अंदर लिख दूं तो ये हो जाएगा px। ये क्या बन जाएगा, px, यानी घात समुच्चय बन जाएगा किसका, x का। वो आपको आगे लिख के भी दिया है, x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय। तो ये जो है अंदर जो लिखे हैं ये सारे जो है x के क्या है, उप समुच्चय हैं, और इन सभी उप समुच्चयों का क्या है, समुच्चय। ये क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। ये आपके क्लियर हो जानी चाहिए, कक्षा 11 की जो बात है वो रिपीट कर दी मैंने। ठीक है, इस ये जो घात समुच्चय है px, इसमें एक संबंध दे रखा है। ठीक है, px में उप समुच्चय a व b में एक संबंध है। ठीक है, वो किस प्रकार है कि भाई a रिलेशन b, ये इस प्रकार है, केवल और केवल इस प्रकार है यदि जो है a सबसेट हो b का। ये दे रखा है a
बी के साथ संबंध में है केवल और केवल तब जब ए बी का क्या है, उप समुच्चय, तभी संबंध में है। और ये कह रहा है कि भाई सिद्ध करो कि ये जो संबंध आर जो है किसका, घात समुच्चय पीएक्स वाला, ये तुल्यता संबंध है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं स्टूडेंट, यहीं से हम लोग इसको हल जो लिखना है इसका, बड़ा इजी क्वेश्चन है। हल 3, पहला समतुल्य संबंध के बारे में लिखते हैं। समतुल्य संबंध के बारे में चर्चा करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, लिख लेते हैं, माना ए संबंध में है, ए संबंधित है किससे, घात समुच्चय पीएक्स से, ठीक है। देन हम क्या लिख सकते हैं, ए रिलेशन ए का ए से संबंध होगा, देन आप बोल सकते हैं कि भाई बिल्कुल ए जो है सबसेट होगा किसका, ए का। बोला सर आपने ये इक्वल का चिन्ह क्यों लगाया, कि भाई क्यों, क्योंकि ए जो है वो स्वयं का उपसमुच्चय भी है और स्वयं के समान भी है। देखिए यहाँ पे सेट जो x है वो कितना है 1,2 और यहाँ पे कितना है 1,2। तो अगर हम बात करें कि 1,2 जो है उपसमुच्चय है किसका, 1,2 का, बिल्कुल है, लेकिन भाई दोनों समान भी तो है, इसलिए इक्वल का चिन्ह लगाया हमने, ठीक है। अतः संबंध जो है आपका, अतः संबंध आर समतुल्य है। दूसरी बात करते हैं सममित की, सममित संबंध की। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे, यदि ए रिलेशन बी हो, और केवल कब, जब ए जो है वो उपसमुच्चय किसका, बी का। यानी हमें ये दे रखा हो, ये तो भाई मान के चलना ही पड़ेगा, ये मान के चलना ही पड़ेगा, वो दूसरी कंडीशन आनी चाहिए। यदि जो है ए का संबंध बी से केवल और केवल कब, जब ए बी का उपसमुच्चय, तो उस स्थिति में यह आवश्यक नहीं है, तो बी उपसमुच्चय हो ए का, यह आवश्यक नहीं है भाई, सके नहीं है। अतः संबंध सम्मित नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब सम्मित नहीं है तो आप एक एग्जांपल भी दे सकते हैं इसमें, बिल्कुल एक एग्जांपल देके भी समझा सकते हैं। तो एक प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं और समझा देते हैं, उदाहरण ठीक है स्टूडेंट, कि भाई मान लेते हैं, माना मेरे पास जो है, मैंने मान लिया कि भाई सेट ए जो है मेरे पास, मैं मान लेता हूं 1 है, और सेट बी जो है मेरे पास 1,2 है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहां पे ए रिलेशन बी, ये से नो हो रहा है कब, जब ए सबसेट है किसका, बी का। लेकिन बी बराबर कितना है, 1,2
दो उपसमुच्चय नहीं है। किसका? ए बराबर 1 का है क्या यहां पे? आप कहेंगे नहीं सर नहीं है, तो ठीक है, क्लियर है, एग्जाम्पल दे दिया। अब आगे बात करते हैं किसकी? संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध की। माना यदि ए रिलेशन बी, ए और बी में रिलेशन हो, केवल और केवल कब? जब ए जो है उप समुच्चय किसका? बी का, तथा बी रिलेशन सी केवल और केवल कब? जब जो बी है वो सबसेट है किसका? सी का। तो ये बात 100% निश्चित है, आपको पता भी होनी चाहिए, समुच्चय आपने अच्छे से पढ़ाई है। तो ए रिलेशन सी निश्चित है, क्योंकि जो है इस स्थिति में ए जो है वो उपसमुच्चय होगा किसका? सी का। ए जो है वो उपसमुच्चय होगा किसका? सी का। इसलिए संबंध संक्रामक है। अतः आर तुल्यता संबंध है। अतः आर तुल्यता संबंध है। अतः आर क्या है? तुल्यता संबंध है स्टूडेंट। बिल्कुल, ये हमने बेसिक में बहुत पढ़ा है भाई, समुच्चय के अंदर कक्षा 11 के अंदर बिल्कुल हमने इसको पढ़ा है कि भाई ए जो है अगर उपसमुच्चय हो बी का, बी उपसमुच्चय हो किसका? सी का, देन ए सी का उपसमुच्चय होता है। बिल्कुल इसको हमने कक्षा 11 में प्रूव भी किया है। तो स्टूडेंट बिल्कुल ये आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं आपके इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमें क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोला गया है कि एक सेट दे रखा है। मान लेते हैं इस सेट को हम लोग, माना ये जो सेट हमें दे रखा है उसको हम ए मान लेते हैं। उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड अप टू n। और हमें ये बोला गया है कि भाई ये जो समुच्चय है से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करो। तो भाई कैसे करेंगे? देखिए स्टूडेंट, करेंगे कैसे इसको कि अगर कोई समुच्चय हो और उसके वो परिमित समुच्चय हो, हमें अगर कोई समुच्चय दे रखा हो वो कैसा हो? परिमित समुच्चय हो। तो परिमित समुच्चय पर जो भी परिभाषित एक एक की फलन होता है वो आच्छादक होता है। ठीक है, ये बात मैं लिख देता हूं कि परिमित समुच्चय पर परिभाषित समस्त एक की फलन आच्छादक होते हैं। आच्छादक होते हैं वह आच्छादक फलन एक की होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या लिखा है कि अगर कोई सेट हो हमारे पास और वो कैसा हो? परिमित समुच्चय हो। परिमित समुच्चय का मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या निश्चित होगी। तो ये हमें जो दे रखा है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या इसके अंदर निश्चित है। ठीक है, से स्वयं में परिभाषित समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ठीक है, सबसे पहले हम आपको ये पूछते हैं कि भाई स्वयं से स्वयं में, यानी इस सेट से इसी सेट में इसको परिभाषित कर रखा है। ठीक है, कि जो आपका जो फलन है
वो आपका यहां लिख देता हूं, वो ए से ए में ही परिभाषित है। फलन कहां से कहां परिभाषित हो रहा है? स्वयं से स्वयं का मतलब ए से ए में ही। ठीक है, अब बात क्या है वो देखिए कि भाई ये जो है इसको पहले हम एक एक की बात करते हैं। तो एक एक के लिए सेट ए का जो एलिमेंट 1 है उसको हम सह प्रांत में कितने प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं? आप कहेंगे सर n प्रकार से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कितने प्रकार से? n प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां डायग्राम बना देता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है भाई, ये है 1 2 3 या n 1 2 3 और ये n, ये सेट ए और ये अपना फलन है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इसको एक एक ही बनाने के लिए सेट ए का एलिमेंट 1 इस साइड सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन इस एक के इस साइड कनेक्ट होने की कितने चांस है? आप कहेंगे सर n प्रकार से कनेक्ट हो सकता है ये। फिर 2 आप कहेंगे सर n-1 प्रकार से, 3 n-2 प्रकार से, इस प्रकार कनेक्ट होगा। बोला सर यस। और लास्ट में n कितने प्रकार से कनेक्ट होगा? एक प्रकार से। लास्ट में n के लिए एक ही बचेगा लास्ट वाले के लिए। तो यहां लिखते हैं चूंकि एक तरीका टेबल बना लेते हैं। प्रांत का अवयव से प्रांत में प्रतिबिंब चुनने के तरीके, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। पहला प्रांत का अवयव 1 है, इसके लिए सह प्रांत में प्रतिबिंब चुनने के कितने तरीके हैं? आप कहेंगे सर n। फिर देखिए 2 के लिए, तो आप बोलेंगे सर 2 जो है इनमें से किसी भी एक नंबर जिससे 1 जो है कनेक्ट हो गया, जैसे मान लेते हैं 1 जो है 2 से कनेक्ट हो गया, तो 2 के अलावा जितने भी हैं उनसे कनेक्ट हो सकता है। तो 2 के अलावा कितने बचे? आप कहेंगे सर n-1। यस या नो? फिर 3, ठीक है, n-1 यानी इसको छोड़ के किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। चलो इसको भी कर दो यार, काम हो जाए। इससे कर दिया। फिर 3, तो 3 के पास जो अपना प्रतिबिंब चुनने के तरीके, आप कहेंगे सर इन 2 को छोड़ के किसी से भी, तो n में से 2 घटा दीजिए। यस या नो? और भैया इस प्रकार चलता जाएगा, हाँ या ना? इस साइड भी इस प्रकार चलता जाएगा। यस या नो? यस सर। इसलिए अतः बनने वाले एक की संबंध कितने हो जाएंगे? बराबर n गुणा n-1 n-2 एंड कंटिन्यूअस। यस या नो? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम बोल देंगे फैक्टोरियल n। इसको हम क्या बोल देंगे? फैक्टोरियल है n। ठीक है भाई, अब मैंने आपको बताया कि अगर समुच्चय कैसा हो, परिमित हो, तो परिभाषित जो भी संबंध परिभाषित होंगे, जितने एक की संबंध परिभाषित होंगे उतने ही क्या होंगे? आच्छादक फलन होंगे। ठीक है, जितने एक की संबंध परिभाषित होंगे उतने ही, या जितने एक की फलन होंगे उतने ही आच्छादक फलन होंगे उसमें। क्लियर? तो बिल्कुल आपकी जो आच्छादक फलनों की संख्या है वो n हो गई।
थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं एंड देन लिख देता हूं मैं। तो स्टूडेंट इसको नेक्स्ट लिख देते हैं, यहां पे लिख लीजिए चूंकि ए पर एक्यकी फलनों की संख्या बराबर होगी किसके, ए पर आच्छादक फलनों की संख्या के, फलनों की संख्या के। और ऐसा कब होगा, केवल जब हमें जो सेट दे रखा हो वो कैसा हो भैया, परिमित समुच्चय हो। यानी परिमित समुच्चय पे परिभाषित एक्यकी फलन क्या होते हैं, आच्छादक, और आच्छादक फलन क्या होते हैं, एक्यकी। इसका मतलब है कि ए पे एक्यकी फलनों की संख्या ए पर आच्छादित फलनों की संख्या के बराबर होगी। और एक्यकी फलन संबंध लिख दिया। एक्यकी फलन कितने बन रहे हैं, आप कह रहे हैं सर फैक्टोरियल एन, यस या नो। अतः आच्छादक फलनों की संख्या भी फैक्टोरियल एन होगी। नो की संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल एन होगी। ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक पहले भी बनाया, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने एक बनाया स्टूडेंट। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो देख लेते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, हमें एक सेट दे रखा है ए और एक बी दे रखा है, ठीक है। फलन एफ फिर जी जो है कुछ मिस हुआ है इसमें, देखते हैं। फलन जो ए है, एफ और इससे दोनों, अच्छा फलन एफ और जी दोनों ही ए से बी में परिभाषित है, मिस नहीं हुआ है। फलन एफ और जी दोनों ही ए से बी में परिभाषित हैं। और एफ एक्स इजिकल टू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जहां पे एक्स संबंधित है ए से, जी एक्स इजिकल टू 2 मापांक एक्स माइनस 1/2 माइनस 1, जहां पे भी एक्स ए से संबंधित, ठीक है। एफ तथा जी समान है, ये हमें बताना है। तो बिल्कुल यार इजी क्वेश्चन है ये, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, आप बना सकते हैं इसको, कुछ भी नहीं करना आपको। कैसे करना है देखिए, हम बता देते हैं। सेट ए लिख लीजिए पहले। सेट ए के एलिमेंट कितने, -1 0 1 2, ठीक है। पहले फंक्शन एफ एक्स लिखिए। एफ एक्स आपको जो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। इस साइड यहां पे जी एक्स लिख लीजिए। जी एक्स जो आपको दे रखा है, ध्यानपूर्वक लिखेंगे, 2 × एक्स माइनस 1/2 -1, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको दे रखा है। अब आप क्या करें, दोनों को आपको समान जो है फलन सिद्ध करना है। तो क्या करें, यहां पे जो है पहले x का वैल्यू -1 ले लीजिए, यहां पे x का -1 ले लीजिए। यानी ये जो सेट दे रखा है, इसके प्रत्येक एलिमेंट पे दोनों फलनों का मान निकाल लो बस, ठीक है। देखते हैं तो f -1 के लिए देखते हैं इसका मान कितना आता है। -1 का वर्ग -1, तो 1 - 1 0। फिर देखिए f0 पर आप कहेंगे सर 0 का वर्ग -0, ठीक है। कितना आ गया 0। 1 पे देखिए 1 का वर्ग -1, कितना 0। 2 पे देखिए, F2 पे देखिए तो कितना, 2 का वर्ग -2, 2 का वर्ग कितना 4,
-2 बराबर 2। ये आपने निकाल ली सारी वैल्यूज। किसके लिए? पहले -1 के लिए, तो ये तो पॉजिटिव नंबर 0 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 1 तो 1 - 1 0, 4 -2 2। ठीक है, अब इसको चेक कीजिए किस पे, पहले इसको -1 पे चेक कीजिए, -1 पे तो 2, यहां पे कितना -1 -1/2 -1। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। तो 2, ठीक है, यहां कितना है, तो इसके नीचे 1 है, तो लघुत्तम कितनी 2, तो -2 -1 -1। ठीक, तो देख लीजिए, 2 -3/2, तो ये 16 आउट हो गया, ये कितना हो गया, ये तो 2 है, और बाहर कितना आया 3/2 पॉजिटिव आएगा, -1, ये कट गया, कितना वैल्यू आ रहा है 2 आ रहा है, कितना वैल्यू आया 2 आ गया। फिर जो है नेक्स्ट वन उस पर चेक करेंगे 1 बाई 1 करके। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं इसमें बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन। यहां पे देखिए थोड़ा सा, यहां पे हमने -1 रखा, तो यहां पे पहले से माइनस था, तो x का जो है अपने -1 पुट किया है, क्योंकि ये अलग आ रहा है, तो मुझे डाउट हुआ, तो 1 माइनस और माइनस प्लस 1 = 2, यानी -1 पे इसका कितना आ रहा है 2, और g -1 पे इसका भी कितना 2। अब देखिए कितने पे 0 पे टेस्टिंग कीजिए, तो 2 मापांक x कीजिए कितना 0 -1/2 -1। ठीक है, तो बाहर 2 -1/2 मापांक से क्या हो जाएगा पॉजिटिव -1, इसको इससे काट दिया, तो 1 - 1 कितना 0, यानी f0 पे और g0 दोनों पे क्या है सेम है। ठीक है, g1 पे निकालिए, तो 2 मापांक यहां पे कितना 1 - 1/2 -1। ठीक है स्टूडेंट, तो सोल्व कीजिए, तो 2 1 में से आधा गया, आधा बचेगा, और मापांक है तो पॉजिटिव -1, इससे ये कट गया, कितना 1 - 1 कितना रिजल्ट देगा 0 रिजल्ट देगा आपको, बिल्कुल देगा। एंड लास्ट वन जो है आप चेक कर लीजिए यहां पे स्टूडेंट, इसका जो लास्ट वन है किस पे 2 पे, तो G2 बना लीजिए, 2 मापांक 2 -1/2 -1। ठीक है भैया, सोल्व कीजिए इसको, तो G2 का कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो गया 2 दूनी 4 में से गया 3/2 -1। एंड फाइनली जो आपका G2 है वो 2 गुना 3/2 -1, या G2 जो आपके पास आएगा 3 - 1 बराबर 2। यस या नो? ठीक है भाई, यहां पे देखिए F2 पे कितना 2 और G2 पे कितना 2, तो बिल्कुल भाई ये जो है आपके जो फलन है ये सारे के सारे क्या हैं भाई, x के लिए इनका जो मान है a पे, सेट a के जो एलिमेंट्स हैं यानी x के एलिमेंट्स, उनके लिए जो प्रांत में मान दोनों का क्या आ रहा है, प्रांत में से अगर कोई वैल्यू डालते हैं तो कोई भी वैल्यू, और प्रांत कहां से सेट a से, तो जब भी -1 पे फलन का जो मान है f(x) का वही gx का है, सेम आ रहे हैं, तो कैसा है समान समुच्चय, ये सॉरी समान फलन है। तो स्टूडेंट लास्ट में आप एक जो है डायलॉग बना के लिख दीजिए ताकि क्वेश्चन जो है आपका सही लगे। क्या लिखेंगे, चूंकि फलन
एफ एक्स व जी एक्स का प्रांत समान है तथा प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर फलन एफ एक्स व जी एक्स का मान समान है, अतः एफ एक्स व जी एक्स समान फलन है। समान फलन है, बिल्कुल ये आपको लिखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं कि भाई फलन एफ एक्स व जी एक्स में जो का प्रांत समान है, बिल्कुल समान दे रखा है आपको, दे रखा ना, और उसके प्रत्येक बिंदु पे मान भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसलिए दोनों सेट, या ऐसे बोल दीजिए दोनों जो फलन है वो समान फलन है। देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं स्टूडेंट हम लोग कि किस प्रकार से वो बनाएंगे और समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, जो हमें देखा है एक सेट ए है छठा, जिसके एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3। तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1,2 और 1,3 हो, यानी हमें जो संबंध बनाना है उसमें एलिमेंट जो है 1,2 और 1,3 को भी इन्वॉल्व करना है। ठीक, जो समतुल्य तथा सममित है, ऐसा संबंध बनाना है जो समतुल्य और सममित है लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, किसी संबंध के समतुल्य होने के लिए सेट में दिए गए समस्त अवयवों का खुद से कनेक्शन होना चाहिए भाई। तो सबसे पहले तो वो बना दिया मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर जो पर्सन में बोल रखा है कि भाई ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इनको भी शामिल करो भाई, तो ये मैंने कर लिया। ठीक, अब ये समतुल्य तो हो गया, लेकिन सममित तब होगा जब इस ऑर्डर्ड पेयर का जो उल्टा है, यानी 2,1 वाला ऑर्डर्ड पेयर भी संबंध में होगा, डाल दिया। इसका उल्टा भी संबंध में हो, डाल दिया भैया। ठीक है, क्लियर। अब चेक करते हैं, ये करा है कि ये संक्रामक नहीं होना चाहिए भाई। कैसा नहीं होना चाहिए? संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं भाई, ये संक्रामक तो नहीं बन रहा कहीं। ठीक है, तो पहले देखिए 1,2 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये कहां पे फिनिश हो रहा है? 2 पे। तो 2 से स्टार्ट होने वाला देखिए 2,1। ठीक है, और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो नया पेयर है 1,1 वाला वो तो इसमें आ गया। अब ये 1,2 वाला जो पेयर है 1 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 1 पे एंड कौन हो रहा है? एक तो भैया 2,1 जो है ये एंड हो रहा है, और एक 3,1। तो इनके साथ देखिए क्या बन रहा है, 2,2 यस, 1,1 यानी 3,2, यानी 3,2 इसमें होता तो संक्रामक होता, तो है ही नहीं ना। तो भाई क्लियर हो गई ये स्थिति कि ये तो संक्रामक नहीं है। संक्रामक कब होता? जब 3,2 का जो ऑर्डर्ड पेयर है 3,2 वाला वो इसमें होता, तो वो तो इसमें है ही नहीं, इसलिए संक्रामक तो नहीं है। अब हमारे पास देखिए कितने एलिमेंट है, 1 2 3, इनका आपस में बनाइए। 1 का देखिए 2 के साथ 1 2, 1 का 3 के साथ 1 3। ठीक है, 2 का देखिए उल्टा 2 1 हो जाएगा, 2 का 3 के साथ 2 3, यानी एक एलिमेंट 2 3 वाला संबंध जो है ये अगर मैं इसमें डाल दूं, सपोज कर लो इसमें डाल दूं, नेक्स्ट कोई संबंध बनाता हूं, तो मैं इसमें 2 3 और डाल दूं,
तो अगला कह रहा है ये कैसा होना चाहिए, सममित होना चाहिए। तो उसका उल्टा कितना डालना पड़ेगा मेरे को, 3,2 डालना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो ये सममित होगा। अब आप सोच रहे हैं कि सर इसमें आप 2,3 और डाल दो, तो भैया अगर मैं 2,3 और इसमें डाल दूं तो सममित के लिए मेरे को 3,2 डालना पड़ेगा। ठीक है, देन जो सारे के सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो वो जो बड़ा से बड़ा संबंध होगा, ठीक है, जो बड़े से बड़ा संबंध होगा उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ए क्रॉस ए के हिसाब से। देखिए बड़े से बड़े की बात कर रहे हैं, आप कहेंगे सर उसमें 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, क्योंकि ए के अंदर कितने अवयव हैं, 3, और बी में कितने, 3। तो हाईएस्ट कितने ऑर्डर्ड पेयर वाला, भाई जो बड़े से बड़ा संबंध बनेगा उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, 9 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 तो यहां आ रहे हैं, 2 कौन से बचे, 2 ये बचे। अगर मैं इस 2,3 को इसमें डाल दूं तो इसको सममित भी बनाना पड़ेगा, तो इसका उल्टा भी मुझे करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो वो करते ही तो फिर सारे के सारे आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। इसलिए ये एकमात्र संबंध बनेगा जो आपका कैसा है, समतुल्य है और समतुल्य और सममित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो है हमें, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हमें सेट ए दे रखा है और सेट ए के एलिमेंट 1, 2, 3 है, और साथ में हमें यह बोला गया है कि इस हो तो अवयव 1, 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या, कि ऐसा तुल्यता संबंध बनाइए जिसमें 1, 2 जो है वाला ऑर्डर्ड पेयर जो है शामिल हो। तो बिल्कुल इजीली हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं 7, सेट जो दे रखा है 1 2 3, इसको लिख लीजिए। ऐसे काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो पहला हम संबंध बनाते हैं R1, तुल्यता बनाना है तो सब 1, 1 का जो ऑर्डर्ड पेयर इसमें होना चाहिए, 2, 2 का होना चाहिए, और 3, 3 का इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये समतुल्य होना चाहिए सबसे पहले। तो फिर क्या होना चाहिए, सममित। तो भैया अगले ने कहा 1, 2 का ऑर्डर्ड पेयर इसमें होना चाहिए, तो डाल दो 1, 2। अब 1, 2 डाल दिया तो इसको सममित बनाने के लिए इसका उल्टा देखिए, 2, 1 भी डालो। यहां तक क्लियर है। फिर देखिए स्टूडेंट इस पेयर को चेक करो, 1, 2, तो ये 2 पे एंड हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2, 1, तो नया पेयर 1, 1 इसमें होना चाहिए। दूसरी खास बात, ये 1, 2 जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से एंड होने वाला भी चेक करो, वो आ गया 2, 1, तो नया ऑर्डर्ड पेयर 2, 2 संबंध में होना चाहिए जो है। इसका मतलब ये संक्रामक भी है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे खास बात ये सुनिए कि ये जो है ये 3 एलिमेंट है सेट ए में, तो ए क्रॉस ए से जो बड़े से बड़ा संबंध बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ए क्रॉस ए से जो समुच्चय ए का समुच्चय ए के साथ कर्मित युग्म कराएंगे, तो जो बड़े से बड़ा संबंध बनेगा उसमें कितने कर्मित युग्म होंगे, तो Na क्रॉस Na, यानी 3 क्रॉस 3, यानी 9 ऑर्डर्ड पेयर वाला जो संबंध होगा वो बड़े से बड़ा होगा। तो देखिए कितने वाला बन गया, 1 2 3 4 5 वाला बन गया, 1 2 3 4 5। अब बचे 4 कौन से बचे, देखो भाई 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ ये वाला बच गया एक ऑर्डर्ड पेयर, और एक इसका रिवर्स 3, 1 बच गया। फिर देखिए 2 का 3 के साथ, बोला सर नहीं है, तो ये बच गया, और इसका उल्टा बच गया 3, 2 वाला। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर बच गए। आपको कैसा बनाना है वो बताइए। आप कहेंगे सर तुल्यता बनाना है, तो बिल्कुल बना देंगे अभी R2। देखिए कैसे बनाएंगे, 1, 1, ये वाला तो एज इट इज यहां तक रखेंगे, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 1 तुल्यता के लिए इनमें से किसी एक को डाल दो। बोला सर इसको डालो,
तो डालो 1,3 को। तो सम्मित होने के लिए 3,1 भी डालना पड़ेगा। सम्मित के लिए कितना डालना पड़ेगा? 3,1 भी इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से संक्रामक की टेस्टिंग शुरू करो। यहां से करो 1,2, ये ऑर्डर्ड पेयर है, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 पे एंड होने वाला देखो ये रहा, एक ये रहा, तो 1 पे एंड होने वाले लिखो पहले तो, और एक ये रहा 1 पे एंड होने वाला। इनसे देखो यहां कनेक्शन बैठ रहा है, तो नया ऑर्डर्ड पेयर 2,2, ये तो है संबंध में। इसका देखो तो 3,2 ये इसके संक्रामक होने के लिए संबंध में होना चाहिए, यानी 3,2 इसके अंदर होगा संबंध में, तब ये संक्रामक होगा। पहले आपने कौन सा डाला? 1,3, यानी इसको डाल दिया, और इसके उल्टे को भी डाल दिया, किसके लिए? सम्मित होने के लिए। फिर संक्रामक करने के लिए कौन सा डाल दिया? 3,2। अब भाई साहब आपके पास जो मैक्सिमम यानी बड़े से बड़ा संबंध था, उसमें कितने एलिमेंट, कितने ऑर्डर्ड पेयर बचे हुए थे? ये 4, 3 डाल दिए, अब बचा कौन? जब आपने 3,2 डाल दिया तो उसका उल्टा 2,3 है, वो भी डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसके बगैर ये क्या नहीं होगा, उसके बगैर ये जो है सम्मित नहीं होगा। अब यार जब सारे डल गए तो तुल्यता तो हो ही गया, तुल्यता तो हो ही गया। तो ये 2 ही संबंध ऐसे हैं जो तुल्यता संबंध होंगे इस दिए गए समुच्चय के लिए। तो बिल्कुल ये जो दिया गया समुच्चय है इसके लिए तुल्यता संबंधों की संख्या 2 होगी। बी आंसर होगा आपका, आंसर बी होगा, यानी 2, और वो ये होंगे जो मैंने बनाए। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो एक बार रिपीट करके देखिए उसको, और अगर फिर भी समस्या हो तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है आप उन पे हेल्प ले सकते हैं। और आगे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर, हमारा जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो हम लेके आएंगे। तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।